अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब डॉलर तगड़ा होता है तो हकीकत में होता क्या है? इंपोर्ट बिल में इजाफा हो जाता है। इंपोर्ट बिल बढ़ने से डॉलर्स ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। डॉलर जब ज़्यादा खर्च होते हैं तो ज़र मुआदा के ज़खायर सुकड़ने लगते हैं। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूँ आपके साथ शहराम खालिक और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज पे सबसे पहले बात एंटोनियो गुतेरेस के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद थी। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। 2 रोज़ा यह दौरा है उनका पाकिस्तान का। एंटोनियो गुतेरेस दुनिया से पाकिस्तान की मदद की अपील भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल UN ने ट्वीट करते हुए भी कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी से पाकिस्तान की भरपूर मदद की अपील करता हूँ। ये मनाजिर भी आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वहाँ मौजूद थीं। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म हाउस में आमद हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। इस मौके पर एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे। इसके साथ साथ एंटोनियो गुतेरेस दुनिया से पाकिस्तान की मदद की अपील करेंगे। सेक्रेटरी जनरल UN ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी से पाकिस्तान की भरपूर मदद की भी अपील करता हूँ। आप इसके मनाज़िर 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म हाउस में आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी इस मौके पर उनके हमराह मौजूद हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बादू नज़र में लापता अफराद का मामला आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 2 माह की मोहलत देते हुए मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई कानून से बालातर नहीं है, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत को मामला हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये समाअत जो है वो जारी रही। वज़ीर आज़म खुद रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद एक बड़ा मसला है। बहुत महीनों से लापता अफराद के केसेस अदालत में ज़ेर समाअत है। इस अहम मसले पर रियासत का वो रवैया नजर नहीं आता जो नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के एक साबिक सरबराह ने किताब में भी लिखा था, अदालत ने सिर्फ आइन और कानून को देखना है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव पर आती है। वज़ीर आज़म से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका लापता अफराद केसेस में कमेटी बनाना खुशाइंद है। साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जो खुद यहाँ पर पहली बार अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने कहा कि हमारे इदारे लोगों को लापता करते हैं, क्या ये परसेप्शन है? जब रियासत आकर बताती है कि हमें नहीं पता कि लोग किसने जो है वो लापता किए हैं तो फिर क्या करें? उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो खुद रोस्टम पर आए। उनका कहना था कि रोज़ाना सैलाब मुतासिरीन से मिल रहा हूँ, अदालती अहकामात मिले तो अदालत में पेश हुआ हूँ। मैं लापता अफराद के लवाकिन और छोटे बच्चे से मिला हूँ। छोटे बच्चे का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म बच्चे ने मुझे कहा कि मेरे अब्बू से मिला दें, जिसके बाद मैं काफ़ी जो है वो अफसोसदा हूँ। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई और कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि लापता अफराद को अहले खाना से मिलाऊंगा और मैं लापता अफराद केसेस को हल करने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ूंगा। वो यकीन दहानी भी उन्होंने अदालत को करवाई है। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि लापता अफराद कमेटी 6 इजलास जो है वो कर चुकी है और कमेटी के हर इजलास की निगरानी में खुद करूंगा और अदालत में रिपोर्ट पेश करूंगा।
4 सालों में 2 मरतबा जो है वो जेल गया और मेरे अहल खाना ने भी अजियत देखी है। शहबाज शरीफ ने अदालत को ये भी कहा कि मैं दिन रात मेहनत की है लेकिन फिर भी सजा मुझे दी गई है, मुझे भी जो है वो तकलीफ हुई है, तकलीफ से गुजरा हूँ और लापता अफराद जो है वो बाजियाब होंगे, कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को ये भी कहा कि लापता अफराद केसेस में आपको हमारा रवैया नजर आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी इसमें मुलव्वस है उसके बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को जाने की इजाज़त दी और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून को 2 माह का वक्त देते हुए लापता अफराद केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी 14 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। हुसैन, आपका शुक्रिया। और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने PTI के रुकन अब्दुल शकूर शाद को कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई में शामिल होने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने PTI के रुकन अब्दुल शकूर शाह को कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई में शामिल होने का भी हुक्म दे दिया। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मईशत के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपये का हो चुका है। सूरत हाल यह है कि डॉलर की उड़ान मुसलसल बरकरार है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से। शराज, बताएगा इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर की सूरत हाल क्या है और इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर डॉलर की कदर को पर लगना शुरू हो गए हैं और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट दोनों में ही डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा होने के बाद 229 रुपये की सतह पर आ चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 234 और 235 रुपये की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रवां हफ्ते की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा कर्जों की शरह में जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका शराज अहमद। और सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस में गिरफ्तार निकाह ख्वां और गवाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुलजिम असगर अली और गुलाम मुस्तफ़ा को 1-1 लाख रुपए के मुचल के जमा कराने की हिदायत जारी की है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशद बेग से। अरशद बेग, इस हवाले से मजीद बताइए। जी हाँ बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम जैद के खिलाफ कराची से दुआ ज़हरा के अगवा केस में नामजद मुलजिम निकाह ख्वां और गवाह को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने मुलजिम असगर अली और गुलाम मुस्तफ़ा को जेल से रिहा करने की भी हिदायत कर दी है और अदालत ने मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के ज़ाती मचल के जमा कराने का भी हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने भी इन दोनों मुलजिमान की जो जमानत मंजूर कर ली है। और इससे कबल जो है मुलजिमान के वकीलों ने अदालत को बताया था कि इनके खिलाफ सिर्फ चाइल्ड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी सजा 1 महीने है, जबकि दोनों मुलजिमान 4 माह से जो है जेल में पाबंदी सलासल है, जिस पर जो है अदालत ने उनके वकील की जो दलाल सुनने पर इत्तेफाक किया और आज अदालत ने दोनों मुलजिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। जी सही अरशद बेग, आपका शुक्रिया। और मलिका बरतानिया के इंतकाल के बाद यूनाइटेड किंगडम के ताज के हकदार शहजादा चार्ल्स ने बयान जारी कर दिया। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स कहते हैं, मलिका की मौत मेरे और ख़ानदान के लिए बड़ा सदमा है। मलिका की कमी बरतानिया दौलत मुश्तरका में महसूस की जाती रहेगी। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, रूसी सदर पुतिन समेत आलमी रहनुमाओं ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा है कि मलिका बरतानिया के इंतकाल पर दुख हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, हमारे ज़माने की इंतहाई अहम शख्सियत की वफ़ात पर दुख हुआ। और अब बात होगी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की। नाजरीन, मंचर झील में लगाए गए नए कट से झील में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। करमपुर के मकाम पर लगाए गए कट का इससे पानी दरिया सिंध में गिरना शुरू हो चुका है। और मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
मंछर झील सैलाबी पानी से भरी हुई है। सेवन शरीफ समेत दीगर शहरों को सैलाबी पानी से बचाने के लिए इकदामात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब करमपुर के मुकाम पर एलएस बचाओ बंद पर कट लगाया गया। कट लगने से मंछर झील का सैलाबी रेला दरियाए सिंध में जाना शुरू हो गया। कट लगने से कई इलाके भी शदीद मुतासिर हुए। सेवन का भान से लेकर जिला दादू तक जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में जाने से भान, सईदाबाद और करमपुर के इलाकों में सैलाब की शिद्दत कम हो गई। सेवन शरीफ के सैकड़ों देहात अब भी ज़ेरे आब हैं। हजारों मकीन घरों से बेघर होकर टेंट सिटी या सरकारी इमारतों में पनाह लिए हुए हैं। मुतासरीन को खुराक, पीने के पानी और अद्वियात की जरूरत है। नाज़रीन, मंछर झील में पानी की सतह ताहाल बुलंद और सेवन में करमपुर के मकाम पर एक और शगाफ डाल दिया गया। एलएस बचाओ बंद पर दूसरा शगाफ डाला गया, जिससे मंछर झील का सैलाबी रेला दरियाए सिंध में गिरने लगा है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बाकर। वकास बताएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, महकमा आबपाशी सिंध ने मंछर झील के सैलाबी रेले के दबाव को कम करने के लिए एलएस बचाओ बंद पर करमपुर लिंक रोड के मकाम पर एक और शगाफ डाला है और अब से कुछ देर पहले इस शगाफ को जो है मजीद चौड़ा किया जा रहा है। मंछर झील का सैलाबी रेला ताहाल जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और दरियाए सिंध में जिस सतह से मंछर झील के सैलाबी रेले को गिरना चाहिए तो उस सतह से नहीं गिर रहा है। ताहम महकमा आबपाशी का ये कहना है कि एक और मजीद कट लगाया जाएगा ताकि मंछर झील के सैलाबी रेले का दबाव कम हो। भान, सईदाबाद, भंबा, टल्टी और जिला दादू समेत दीगर देहात जो कि इस मंछर झील के सैलाबी रेले से मुतासर है, उनको जो है बचाया जा सके और उस मंछर झील के सैलाबी रेले का दबाव कम किया जा सके। अगर मंछर झील का सैलाबी रेला तेजी के साथ जो दरिया सिंध में गिरता है तो यकीनी तौर पर भान, सईदाबाद के साथ साथ इंडस हाईवे, सेवन तहसील की दीगर इलाकों को भी जो है वो कुछ सुकून मिलेगा और जो जिस पानी की सतह बुलंद है वो कम होगी और इंडस हाईवे के खुलने के इम्कान होंगे। ताहम जो करमपुर लिंक रोड पर दरियाए सिंध और मंछर झील के सैलाबी रेले के दरमियान जो कट लगाए जा रहे हैं, इससे जिला दादू और सेवन से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वकास बकर, आपका बहुत शुक्रिया। अपने मजीद 3 बच्चों की जान ले ली, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां खत्म नहीं हो रही। लाखों मुतासरीन टेंट सिटी, सरकारी इमारतों और सड़कों के किनारे बैठे हैं। शिकारपुर के करीब शाह नहर में 2 मुकामात पर लगने वाला शगाफ का पानी जैकमाबाद की आबादी की तरफ आ गया। जैकमाबाद के 4 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी तेजी से शीरापुर की तरफ बढ़ रहा है। रतदेरो, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट और जैकमाबाद को मिलाने वाली सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। जिला कंबर शहदाद कोट में आज भी हर तरफ तबाही ही तबाही है। कंबर, वारा, कबू सईद खान, गाजी खावर समेत मुल्हिका इलाकों में 5 से 6 फीट पानी जमा है। सैकड़ों मकानात और कई देहात सफाए हस्ती से मिट गए। अब भी कई खानदान मुतासरा इलाकों में फंसे हुए हैं। जिला दादू की तहसीलें भी कई फीट पानी में डूबी हुई हैं। गांव देहातों में कई फीट पानी मौजूद है। जूही, मेहड़ और खैरपुर नातन शाह भी मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। डूबने से बचने वाले मुतासरीन अब कई मसाइल का शिकार हैं। कहीं खुराक की किल्लत है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा और मुख्तलिफ इमराज भी मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। कंबर शहदाद कोट में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो की वजह से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। कंद कोट में 15 दिनों में 30 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। नाज़रीन, कंबर शहदाद कोट में सैलाब से जिला भर में 95% फसल खत्म हो गई है। लाखों का नुकसान होने पर काश्तकारों की मौशी तौर पर कमर टूट गई है। मजीद बता रहे हैं बाबर मेमन।
जी बिल्कुल, कम शदत कोट जो है बारिशों से जो है हालिया सैलाब से जो है हर तरफ जो है वो तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। तो कम शदत कोट का जो अक्सर इलाका जो है वो ज़राअत पे मुश्तमिल होता है। तो काफ़ी इलाकों काश्तकारों किसानों की ज़मीनें सैलाब की जद में आने के बायस से मुकम्मल तौर पर जो है फसल जो है वो डूब चुका है। इन्हों की जानिब से जो है अभी चावल का जो ये फसल जो है पोखाई किया गया था, लेकिन मुकम्मल तौर पर सैलाब की पानी आने की वजह से इनका फसल जो है वो डूब चुका है। किसान जो है मुआशी तबाही के बायस जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और किसान जो है उन्होंने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि हमारा ये जो फसल पोखाई किया हुआ तो अभी तो सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, लेकिन आइंदा का जो फसल आने वाला है तो इन्हों की जानिब से जो तैयारियां की जाए, पानी निकलवाया जाए, जैसे जो किसानों को भी रिलीफ मिल सके। और किसानों ने यही मुतालबा किया है कि हमारे लिए भी कुछ सब्सिडी का इजरा किया जाए, जैसे हमें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। अभी जो है हमारा मुकम्मल तौर पर फसल डूब चुका है, हमें लाखों का नुकसान हो गया है। जी। और ज़िला जैकबाबाद में हालिया बारिशों ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ज़िले भर में बस्तियों की बस्तियां ज़मींबोस हो चुकी। जहां चावल की फसल लहलहा रही थी वहां अब पानी और कीचड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इलाके में तबाही के बारे में मजीद बता रहे हैं बरकत खोखर। बरकत, बताइएगा कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, सिंध भर के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी हालिया बारिशों ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के सिंध बलूचिस्तान के संगम उमरानी मोड़ के मकाम पर, जहाँ पर हमारे साथ मकामी ज़मींदार भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी ज़रई कितनी ज़मीनें थी, वो ज़रई फसलें उगाई हुई थी, वो कितनी मुतासर हुई हैं। तकरीबन 4-5 दिन हो गए, यहाँ तक कि 4 से 5 फुट हो गए और दिन ब दिन पानी जो बढ़ता जा रहा है। ये पानी नहीं निकलेगा, मज़ीद नुकसान देगा। लोग ज़री ज़मीन थे हमारे सारी तबाह हो गए, घर सारे गिर गए हैं और तकरीबन 100% जो देहात में घर थे सारे गिर गए हैं। जैकबाबाद गड़ी खैर है, कंदकोट, कश्मोर, ठुल है, सारा इलाका तबाह हो गया। ये लोगों को अभी रोड में भी पड़े हैं, इसको ना खाना मिल रहा है ना कुछ भी नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये भूख से जाके मर जाएंगे। ये करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत ताहाल इन मुतासिरीन के यहाँ हाल तक पूछने तक नहीं आई और ना ही इन्हें कोई राशन फराहम किया गया है। इन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत समेत दीगर आला इदारों को चाहिए कि यहाँ पर माली इमदाद फराहम करें और मुतासिरीन की मदद की जाए। जी ठीक है बरकत, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सांगड़ में सैलाबी पानी का निकास न होने पर मुतासरीन सड़कों पर निकल आए हैं और इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं गुलाम मुस्तफ़ा से, जो मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, बताइएगा कि कितना पानी है और मुजाहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, हालिया बरसातों की तबाहकारियाँ और सांगड़ और उसके गिरदो नवाह के इलाके जो है, जिनमें इस वक्त भी 4 से 5 फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। पानी की अदम नकासी पर इस वक्त जो है जो इलाका मुतासरीन है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस वक्त मेरे को में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ प्रेस क्लब के सामने जो है वो खवातीन जिन्हें घर में होना चाहिए था, चादर और चारदीवारी के अंदर होना चाहिए था, वो इस वक्त रोडों पर धक्के खा रही हैं। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका कौन सा मसला है। हम लोग इसलिए यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि हम जहाँ भी इंतजामिया के पास जा रहे हैं, ना इंतजामिया इनको राशन दे रही है, ना इंतजामिया अभी तक इनसे पूछने आई है। इनके घरों में कमर से ऊपर तक पानी है, मच्छरों में बच्चे बैठे हुए, रोडों पे बेआसरा बैठे हुए हैं। ये लेडीज जहाँ जाती इन्हें धक्के पड़ते हैं। 50 दिन हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, 50 दिन कोई पूछने नहीं आता है। 10 किलो आटा, 5 किलो आटा आप चला के दिखाओ घर पे, कौन चलाता है यहाँ पर घर पे आटा? हमें इंतजामिया से इंसाफ चाहिए। इंतजामिया हमारा नहीं सुन रही है। हमें जब तक यहाँ पर हमारा कोई बड़ा ऑफिस हमें कोई गाइड करने आता नहीं है, हम नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दिन हो या रात हो, खवातीन जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना था कि हमने इंतजामिया के सामने अपने जो दुपट्टे हैं वो इंतजामिया के सामने हमने रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे इलाकों से पानी नहीं निकाला जा रहा, हमें राशन तक नहीं दिया जा रहा, जबकि जो है वो कह रहे हैं कि कई दिनों से हमारे बच्चे जो है भूख और अफलास से 2-4 हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, रुझान में वालिदैन ने सैलाब के दौरान पैदा होने वाले बच्चे का नाम सैलाब खान ही रख दिया। वालिदैन अपना सब कुछ सैलाब में गंवाने के बावजूद बच्चे की पैदाइश पर खुश दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमें शकील सईद।
جی بالکل، جنوبی پنجاب میں حالیہ سیلاب نے جہاں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے، وہیں راجن پور اور رجحان میں بھی یہاں پر سینکڑوں جو دیہات ہیں وہ ملیاں میٹ ہو چکے ہیں۔ رجحان میں ایک اچھی خبر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب رجحان شہر میں پانی داخل ہوا ہے اسی وقت ایک فیملی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس بچے کا نام ان کے والدین نے سیلاب خان رکھ دیا ہے۔ وہ فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے کہ اس بچے کا نام سیلاب خان پہلے کیوں رکھا ہے آپ نے؟ میرا گھر جو پانی میں ڈوبا تھا، جس ٹائم میں بچے کو لے کے فیملی کو لے کے گیا تھا ہسپتال، وہاں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، تو خوش تھا، لیکن ابھی جو گھر کو دیکھتا ہوں تو پریشانی آ جاتی ہے، تو پریشان ہو کے میں نے اس کا نام سیلاب خان ہی رکھا ہے، کیونکہ ابھی گھر تو ہے نہیں، کہاں جائیں؟ یہاں سرکاری عمارت ہے، جہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ نہ کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ کچھ مل رہا ہے۔ جی آپ نے ان کے تاثرات دیکھے ہیں، یہ اذیت میں مبتلا ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کے گھر گر چکے ہیں اور کھانا پینا بھی 2 ٹائم کا ان کے لیے مشکل بن چکا ہے، اور جو بیماری کی حالت ہے وہ اس سے بھی باہر نہیں نکل رہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ خاص طور پر گھروں کی تعمیر کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں تاکہ ہم آگے جو ہمارا مستقبل ہے، بچوں کا جو فیوچر ہے، وہ آسانی سے گزر سکے۔ جی شکیل، آپ کا شکریہ۔ اور افسوسناک خبر ہے رحیم یار خان سے، جہاں باغ و بہار روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی اسکول رکشے کو ٹکر، حادثے میں رکشے میں موجود 3 بچے جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے باغ و بہار روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی اسکول رکشے کو ٹکر، حادثے میں رکشے میں موجود 3 بچے جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے رحیم یار خان کے علاقے باغ و بہار روڈ پر، جہاں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی اسکول رکشے کو ٹکر اور حادثے میں رکشے میں موجود 3 بچے جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے باغ و بہار روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی اسکول رکشے کو ٹکر۔ ناظرین، کالاہ میں جہاں کبھی خوبصورت ہوٹل، گھر اور بازار ہوتے تھے، اب ملبے کے چند ڈھیر نظر آتے ہیں۔ متاثرہ افراد اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ سمیٹ کر نئی زندگی شروع کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں حیات کالامی۔ جی بالکل، یہ کبھی وادی کالاہ مین بازار ہوا کرتا تھا، اب ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ سینکڑوں دکانیں تھے، مارکیٹ تھی، سب جو ہے دریا اپنے بے رحم موجوں میں بہا کے لے گیا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نہ رہا۔ یہاں پہ کچھ متاثرین جو ہے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ادھر ہمارا دکان تھا زمان جن اسٹور، ابھی سیلاب میں وہ دکان سارا سامان چلا گیا، ابھی بس تو یہ پانی ہے۔ ابھی بھی میں ادھر سامان ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، یہ سیل مل گیا دکان سے، اور کچھ بھی نہیں ملا ہے، بس سارا پانی ہے۔ جی بالکل، جس طرح وادی کالاہ بازار جو کبھی وہاں پہ رونقیں ہوا کرتی تھی، خوب چہل پہل ہوتی تھی، سیاح جو ہے یہاں پہ خریداری میں مصروف ہوتے تھے، آج جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوا ہے اور دریائے سوات کے موجوں کے اندر موجود ہے، اور یہاں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں جو کاروباری حضرات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ جی حیات، آپ کا شکریہ۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 6 کروڑ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے، جس میں 5 کروڑ روپے کا آٹا اور دیگر امدادی سامان بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کوشاں، کہتے ہیں اس وقت مصیبت میں گھرے بہن بھائی اپنوں کی امداد کے منتظر ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں ہم سب کو متاثرین کا سہارا بننا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی سے فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب کے وفد نے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 6 کروڑ روپے کی مالی امداد دی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا، متاثرین نے سیلاب کی مدد کے لیے فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب کے ارکان کے جذبے کو سراہتے ہیں۔ چودھری پرویز لائی کا مزید کہنا تھا، مشکل کی اس گھڑی میں بے گھر افراد کی بحالی میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ مخیر حضرات مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کی بحالی آبادکاری کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کا کئی گنا اجر دے گا۔ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قطر جانے والے مسافروں کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی۔ قطر ویزا سینٹر نے ارجنٹ میڈیکل فیس دگنی کر دی ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقے کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے میں رپورٹ کریں گے کراچی سے شیراز احمد۔
वफाकी हुकूमत कतर से 2 लाख नौकरियों के हुसूल में कामयाब तो हो गई, मगर इंतजामात में बेहतरी न आ सकी। कतर से वीजा हासिल करने वाले सार्फिन मेडिकल के लिए दर दर ठोकर खाने पर मजबूर हुए, तो कतर वीजा सेंटर ने मौके को गनीमत जानकर अर्जेंट मेडिकल फीस 4,850 रुपए से बढ़ाकर 7,470 रुपए कर दी। वो कंपनी जिनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है तो वो कैंडिडेट अर्जेंट फीस पे कर देता है, और हमें प्रॉब्लम फिर भी वही आ रही है कि मेडिकल्स की बुकिंग्स नहीं मिल रही, कैंडिडेट्स के वीज़ा एक महीना 1.5 महीना हो गया है। 300 350 मेडिकल पर डे जो होना है वो हमारी जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज प्रोमोटर्स के मुताबिक इंतजामात बेहतर न होने से पाकिस्तान का कोटा भारत और बांग्लादेश मुंतकिल हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में कमी का खदशा है। पाकिस्तान की जो मैन पावर का जो कोटा है वो शिफ्ट कर रहा है हमारे हमसाया मुल्कों की तरफ, तो जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम आने वाले वक्तों में ये होगी कि हमारी रेमिटेंसेज में भी कमी आएगी, जो कि हम कोशिश में लगे हों कि हम $30 अरब पर एनम को रेमिटेंसेज को बढ़ा के 40 तक लेके जाएं। ओवरसीज प्रोमोटर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि वजारत खारजा इस हवाले से मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफरादी कुव्वत बरामद करने में आसानी हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची। और जुनूबी पंजाब में एलपीजी गैस नायाब हो गई है। फी किलो गैस 400 रुपए में बेची जा रही है। घरेलू सिलेंडर 5,000 रुपए का हो चुका है। मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से अमजद आवान। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी एलपीजी नायाब हो चुकी है। दूसरी जानिब जो घरेलू सार्फिन पाइपलाइन गैस है वो भी बहावलपुर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एलपीजी जो है वो इस वक्त बहावलपुर के अंदर 380 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, क्योंकि ओगरा का रेट जो है वो 236 रुपये दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके गैस को मन माने जो है वो भाव के साथ बेचा जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कहीं नज़र आ रही है कोई कार्रवाइयाँ करते हुए। इस वक्त महंगाई का जो तनासिब है वो सबसे ज़्यादा हो चुका है। ना गैस आम आदमी ख़रीद सकता है, ना लकड़ियाँ, ना ही घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस मिल पाती है। तो शहरियों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि ये जो मनमाने रेट एलपीजी के ऊपर मुकर्रर करके महंगे दामों गैस फ़रोख्त की जा रही है, इसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर इन दुकानदारों के खिलाफ जो है वो एफआईआर और मुकदमे दर्ज किए जाएं। जी ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फैसलाबाद में तलब और रसद के फ़र्क के बायस आटे की किल्लत पैदा हो गई है। शहर को रोज़ाना 80,000 थैले फराहम किए जा रहे हैं, जो शहर की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे ग़ुलाम दस्तगीर से। ग़ुलाम दस्तगीर, कितनी तलब है शहर में और आटे की, और क्या वजह है कम सप्लाई की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में 10 किलोग्राम का सरकारी सतह पर तैयार किए जाने वाला आटे का थैला उसकी किल्लत पैदा हो गई है। दीगर तमाम इलाकों में जो वहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, मॉडल शॉप 2000 के करीब मॉडल शॉप्स हैं, जिन पर रोज़ाना की बुनियाद पर 10 किलोग्राम का थैला फराम किया जा रहा है। किसी दुकान पर 100 थैले फराम किए जाते थे और किसी पर 50 थैले, लेकिन अब इनकी जो मकदार है वो इंतहाई कम हो गई है। बल्कि बेशतर जो ऐसी दुकानें हैं वहाँ पर तो आटा सिरे से दस्तयाब नहीं, यहाँ पर मुखय्यर हजरात हैं और जो आम शहरी हैं उनकी जानब से ख़रीदारी बढ़ी है, क्योंकि वो आटा ख़रीद के जो राशन की सूरत में मुख्तलिफ जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर भिजवा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तलब बढ़ गई है। अपना खुराक सप्लाई में इजाफा करे। जो प्राइवेट गंदम से तैयार करदा आटा है वो 10 किलोग्राम का थैला 800 से 900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 490 रुपये थैला जो है आम शहरियों के लिए, कम आमदनी वाले मतवसत अफराद के लिए एक बड़ी सहूलत है।